नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी कुशल होंगे। आपका स्वागत है पाश्चात्य राजनीतिक विचारक की सीरीज में वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। और आज के जो हमारे विचारक रहने वाले हैं वो हमारे सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आज के हमारे विचारक रहने वाले हैं कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स जिनकी थ्योरी, जिनके आइडियाज़ क्लास स्ट्रगल को लेकर, वर्ग संघर्ष को लेकर, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म को लेकर, भौतिकवाद को लेकर, डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म को लेकर, ये सभी विचार काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं एग्जाम की दृष्टि से। वो किस प्रकार से कैपिटलिस्ट सिस्टम को क्रिटिसाइज करते हैं, पूंजीपति जो व्यवस्था है उसकी वजह से किस प्रकार से उत्पीड़न हो रहा है कामगार लोगों का, वर्किंग क्लास का, और किस प्रकार से वो अपने हकों से ही वंचित रह रहे हैं। आगे वो इस प्रकार से भी कहते हैं कि हमें इस व्यवस्था को बदलने के लिए, ये जो अत्याचार से भरपूर व्यवस्था है कैपिटलिस्ट सोसाइटी, इसको बदलने के लिए हमें रिवोल्यूशन लाना होगा। हमें स्टेट को ही विद्रव्य करना होगा, स्टेट को ही हमें लुप्त कर देना होगा। और उसके बाद जिस तरह का समाज उभर कर आएगा वो मुक्त समाज होगा, उसमें स्वतंत्रता होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले जानेंगे इनके जीवन के बारे में। इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं, क्या इनके जीवन पर किन व्यक्तियों का, किन किन घटनाओं का प्रभाव रहा जिनकी वजह से इनके ऐसे विचार हो गए, जिनकी वजह से वो इस प्रकार के विचार आगे रखते हैं। और फिर हम एक एक करके इनके सभी विचारों को जानेंगे। और वीडियो के दौरान एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो फैक्ट्स, जो थ्योरी, जो स्टेटमेंट ज़रूरी है वो भी डिस्कस करते हम चलेंगे। ये मैं हूँ शिवम, मेरा जीआरएफ क्वालिफाइड है पॉलिटिकल साइंस से। ये हमारा यूजीसी पॉलिटिकल साइंस का कोर्स चल रहा है, आप इसको जाकर देख सकते हो यूट्यूब चैनल पर या फिर प्ले स्टोर पर लर्न हिस्ट्री बाय चौहान सर ऐप पर। तो हम शुरू करते हैं इनकी लाइफ से। तो इनका जन्म होता है 5 मई 1818 को। प्रुशिया में इनका जन्म होता है। आज के समय हम कहें तो जर्मनी में। एक जूइश फैमिली में इनका जन्म होता है, जहाँ पर इनके पिता का नाम हेनरिक मार्क्स होता है। और जूइश फैमिली में इनका जन्म होता है, लेकिन उस समय जर्मनी में जूइश पीपल के खिलाफ काफ़ी संघर्ष था, काफ़ी एक्सप्लोइटेशन होता था इनके ऊपर। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। वो क्रिश्चियनिटी में आ गए, लुथरिज्म में आ गए। लुथरिज्म क्या था, ये क्रिश्चियनिटी का एक प्रोटेस्टेंट वर्जन था। हम जानते हैं कि कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट ये उस समय प्रेवलेंट थे, तो प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी में वो तब्दील हो जाते हैं। एजुकेशन की अगर हम बात करें तो इन्होंने बोन और बर्लिन यूनिवर्सिटी से अपनी एजुकेशन कंप्लीट की थी, लॉ और फिलोसफी को पढ़ते हुए। हीगल के डायलेक्टिक्स से काफ़ी प्रभावित थे, जो द्वंद्वात्मक पद्धति और द्वंद्वात्मकता के बारे में जो हीगल बताते हैं उससे काफ़ी प्रभावित थे। प्योरबक का जो मटेरियलिज्म का कॉन्सेप्ट था, जहाँ पर वो रिलीजन को क्रिटिसाइज करते हैं और कहते हैं कि अलौकिक दुनिया से परे होकर हमें लौकिक दुनिया, मतलब जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, जो भौतिक जगत है, इस पर ध्यान देना चाहिए और यही वास्तविक है। तो इसके विचारों से भी काफ़ी प्रभावित हमें दिखते हैं वो। पीएचडी करते हैं जेना यूनिवर्सिटी से 1841 में। डेजर्टेशन इनका ग्रीक, एंशियंट ग्रीक मटेरियलिज्म के ऊपर रहता है। जैनी नाम की महिला से इनकी शादी होती है, जिनसे उनके लगभग 7-8 बच्चे होते हैं, जिसमें से 4 की मृत्यु भी हो जाती है अर्ली एज में, कारण एक्सट्रीम पॉवर्टी। इनका अधिकतर जीवन गरीबी में रहा, बचपन से लेकर जवानी में भी। और कब तक, जब तक इनको एंजल्स, फ्रेडरिक एंजल्स जो इनके फ्रेंड हैं, जो कि खुद एक कैपिटलिस्ट क्लास से आते हैं, जो कि खुद एक काफ़ी अमीर परिवार घराने से आते हैं, वो इनकी जीवन पर्यंत फिर मदद करते हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंट देते हैं, आर्थिक सहायता करते रहते हैं। अर्ली जर्नलिज्म एंड एक्टिविज्म। अब शुरुआत से ही इनके विचार काफ़ी रेडिकल थे, व्यवस्था को बदल देने वाले थे, क्योंकि इन्होंने अपनी जवानी के दिनों में यही देखा कि जिसके पास, ये देख रहे थे कि किस प्रकार से इमरजेंस हो रहा है, किस प्रकार से उद्योगीकरण हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होता जा रहा है। और उसकी वजह से क्या हो रहा है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लग रही हैं, लोग काम पर जा रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, जो सारी पूंजी है, जो सारी कैपिटल है, जो सारा अर्थव्यवस्था है, वो सारी कहाँ है, वो कुछ ही लोगों के हाथ में केंद्रित होकर रह गई है, एकत्रित, कंसंट्रेट होकर रह गई है। और लोग कौन थे, वो लोग थे जिनकी फैक्ट्री थी, फैक्ट्री ओनर्स। ठीक है।
फैक्ट्री ओनर्स के पास ही सारी वेल्थ जनरेट होकर रह गई थी, और जो यहाँ पर इनके काम करते थे कामगार लोग, वर्कर क्लासेस, उनकी स्थिति काफ़ी बेकार थी। मतलब अगर फैक्ट्री प्रॉफिट में भी जा रही है तब भी जो वर्कर्स हैं उनकी स्थिति कुछ खास ठीक नहीं है। उनको उतना ही पैसा मिलता है, उतनी ही वेज मिलती है जितना बस ये सर्वाइव कर पाए। इनकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती। इनको जितना पैसा देते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा गुना इनसे काम करवाया जाता है। काफ़ी एक्सप्लॉयटेशन होता है, ना वर्किंग कंडीशन ठीक है, ना रहने की कंडीशन ठीक है, न इनके परिवार का ध्यान रखा जाता है, और इनका उत्पीड़न होता है। तो ऐसी व्यवस्था देख रहे थे कि इसका कारण क्या है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। जब हमारा समाज फल फूल रहा है, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आ रहा है, तो ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है हमें? जब समाज फल फूल रहा है, हर तरफ फैक्ट्रियां लग रही है, हर तरफ उन्नति हमें देखने को मिल रही है, फिर भी क्या हो रहा है? फिर भी जो कामगार लोग हैं, जो अधिकतर लोग हैं, वो गरीबी की तरफ जाते जा रहे हैं। सड़कें बन रही है, फैक्ट्री लग रही है, व्यवस्था बन रही है, लेकिन फिर भी जो अधिकतर लोग हैं वो पॉवर्टी की तरफ, गरीबी की तरफ जाते जा रहे हैं। तो उसका कारण क्या है? क्या नेता कुछ नहीं कर रहे? क्या जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो शैक्षिक संस्थानें हैं, वो कुछ नहीं कर रही है? और जो एनजीओज या फिर जो अलग अलग संस्थाएं होती हैं जो समाज को आगे बढ़ाने का काम करती है, क्या वो कुछ नहीं कर रही हैं? तो पाते हैं कि क्या हो रहा है, ये जो कैपिटलिस्ट लोग हैं, जिनके पास सारी धन संपदा एकत्रित हो गई है फैक्ट्री के कारण, औद्योगिक क्रांति के कारण, उन्हीं के पास सारी सत्ता है। वो जो कहते हैं उन्हीं के अनुसार काम होता है, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे फिर कोई भी डेवलपमेंट का कार्य हो, वो सभी जो कैपिटलिस्ट लोग हैं इनके अनुसार ही होता है, इनको खुश करने के लिए होता है, और इनके मर्जी के अनुसार जिस प्रकार से कहते हैं उसी प्रकार से होता है। तो ऐसे में इनके विचार काफ़ी रेडिकल हो जाते हैं, व्यवस्था को बदल देने जैसे हो जाते हैं कि हमें व्यवस्था बदल देनी चाहिए। क्यों हम ऐसी व्यवस्था में जी रहे हैं जहाँ पर इतनी बुरी दुर्दशा हमारी हो चुकी है? तो ये जर्नल्स लिखते हैं जहाँ पर अपने रिवोल्यूशनरी आइडियाज़, रेडिकल आइडियाज़ को एक्सप्रेस करते हैं। और फिर इनका जो जर्नल है रेनिश जोटंग, जो 1842 में ये चलाते हैं, वो बंद भी कर दिया जाता है इन रेडिकल विचारों के कारण ही। उसके बाद वो पेरिस में चले जाते हैं 1843 में, जहाँ पर इनकी मुलाकात फ्रेडरिक एंजल्स से होती है। फ्रेडरिक एंजल्स जो अब जीवन पर्यंत इनके साथ रहने वाले हैं और इनके फाइनेंशियल असिस्टेंट करने वाले हैं, आर्थिक रूप से इनकी सहायता करने वाले हैं जीवन पर्यंत। फ्रेडरिक एंजल्स एक संपन्न, एक पूंजीपति परिवार से ही आते थे। हालांकि इनके जो विचार थे वो कार्ल मार्क्स के साथ मिलते थे। वो भी ये जानते थे कि हाँ, जो गरीबी है, जो समाज में उत्पीड़न हो रहा है कामगार लोगों का, वो इस कैपिटलिस्ट सोसाइटी के कारण ही हो रहा है। ये जो पूंजीपति वर्ग है उसी की वजह से हो रहा है। रेवोल्यूशन एंड एग्जाइल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखते हैं दोनों साथ में 1848 में। और 1848 में जब रिवोल्यूशन चल रहे थे यूरोप में अलग अलग स्थान पर, तो उस समय कार्ल मार्क्स की भूमिका काफ़ी सक्रिय रूप में रहती है। लंदन ईयर्स एंड रिसर्च, तो ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया इनका ज़्यादातर जीवन जो था गरीबी में बीता। गरीबी के कारण ही इनकी जो 4 संतानें थी उनकी मृत्यु भी हो जाती है, और इनकी वाइफ भी काफ़ी बीमार रहती है। एंजल्स इनको फाइनेंशियली सपोर्ट करते रहते हैं, जिससे अपना जो इंटेलेक्चुअल वर्क है वो कंटिन्यू रख पाएँ। स्पेंड ईयर्स इन ब्रिटिश म्यूजियम रीडिंग बुक्स, रीडिंग रूम, रिसर्चिंग कैपिटल। 14 मार्च 1883 में इनकी मृत्यु हो जाती है लंदन में। और उसके बाद तो हम जानते ही हैं कि कितना प्रभाव रहता है अलग अलग देशों में, किस प्रकार से मार्क्सिज्म के नाम पर, कार्ल मार्क्स के नाम पर ही क्रांति होती जाती है, चाहे फिर वो इटली हो, चाहे फिर वो रशिया हो, चाहे फिर वो चाइना हो आने वाले समय में। अब जान लेते हैं किन व्यक्तियों का क्या क्या इन्फ्लुएंस रहा, किस कारणों से या फिर किन पर्टिकुलर विचारों से ये प्रभावित होते हैं कार्ल मार्क्स। तो सबसे पहले आते हैं GFW हीगल। हीगल का मेथड डायलैक्टिकल आइडियलिज्म या फिर डायलैक्टिकल मेथड, जहां पर वो बात करते थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस की। हीगल बात करते हैं कि जो विचार है वो विचारों के संदर्भ में बात करते हैं। बोलते हैं कि पहले एक विचार आता है जिसको थीसिस कहते हैं, जिसको वाद कहते हैं।
फिर कहते हैं कि उसमें जो कमियां होती है उसको दूर करने के लिए, फिर उसकी कमियों को हाईलाइट करने के लिए दूसरा विचार आता है जिसको वो एंटीथीसिस कहते हैं, प्रतिवाद। फिर कहते हैं कि इन दोनों विचारों में जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, विरोधाभास है, इन दोनों को दूर करते हुए एक तीसरा विचार निकल कर आता है जो कि क्या होगा, सिंथेसिस, संवाद। फिर आगे वो कहते हैं कि अब ये जो विचार आ गया है इसमें भी कुछ कमियां हैं, इसकी कमियों को दूर करने के लिए एक और विचार आएगा इसके काउंटर में, जो कि होगा फिर से ये एंटीथीसिस बन जाएगा और ये उस समय थीसिस बन जाएगा। और फिर इन दोनों में भी कुछ कमियां होंगी, इन दोनों कमियों को दूर करता हुआ और इन दोनों की खूबियों को इकट्ठा करता हुआ, साथ लाता हुआ एक अलग विचार आएगा जिस जो यहाँ पर आकर फिर से सिंथेसिस बन जाएगा, संवाद बन जाएगा, वाद, प्रतिवाद और संवाद। तो अब यहाँ पर सिंथेसिस हो जाएगा। अब फिर से हीगल बोलते हैं कि इस विचार में भी कुछ कमी होगी, इस आइडिया में भी कुछ कमी होगी, जिसको दूर करता हुआ फिर से कोई एक विचार आएगा और उसमें भी कुछ कमियां होगी और इन दोनों की खूबियों को मिलाता हुआ फिर उसके बाद एक और विचार आएगा। अब आप ये बोलेंगे सर ये कब तक चलता रहेगा? तो हीगल कहते हैं तब तक चलता रहेगा जब तक एक एब्सोल्यूट विचार, एक एब्सोल्यूट आइडिया इमर्ज होकर नहीं आ जाता जिसमें कोई कमियां नहीं होगी, तब तक ये चलता रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार की बातें हीगल करते हैं। और हीगल ये भी कहते हैं कि आइडिया जो है मैटर से पहले आता है, मतलब कोई भी चीज़, हम चीज़ें देखते हैं अपने आसपास, चाहे कुर्सी हो, चाहे मेज हो, चाहे फिर ये बोर्ड हो, चाहे फिर कोई भी व्यवस्था हो, बिल्डिंगें देखते हैं। हीगल कहते हैं ये सभी क्या है, मैनिफेस्टेशन है, ये सभी विचारों के बाद आई है, सबसे पहले विचार आया है। अगर इन सभी चीज़ों को विचार ही नहीं आया होता तो क्या हम इन सभी चीज़ों को बना पाते? तो हीगल कहते हैं नहीं बना पाते। तो इसलिए क्या है, आइडिया, आइडिया मैटर से पहले आता है, आइडिया इज प्रायर टू मैटर। ठीक है, तो अपने कॉलेज के दौरान कार्ल मार्क्स इन विचारों को पढ़ते हैं, वो पाते हैं कि हाँ बात तो सही कर रहे हैं कि हाँ एक पहले एक विचार आता है, एक चीज़ आती है, फिर उसमें कुछ कमियां होती है, फिर दूसरी चीज़ आती है उसको कमियों को पूरा करने के लिए। लेकिन कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं, कार्ल मार्क्स कहते हैं ये पद्धति तो ठीक है, व्यवस्था ऐसे बदलती रहती है, लेकिन क्या समस्या है? वो कहते हैं कि जो आइडियलिज्म, हिगल बात कर रहे हैं आइडियलिज्म की, कि आइडिया, आइडिया सबसे पहले आता है। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि नहीं, आइडिया पहले नहीं आता। पहले क्या आता है? पहले मटेरियल आता है, पहले क्या आता है, भौतिक जगत आता है, भौतिक वस्तुएं आती हैं। पूछा गया कैसे? वो कहते हैं कि कोई वस्तु ही नहीं होगी तो आइडिया कैसे आएगा? मतलब ये कुछ ऐसा है कि मान लीजिए कोई पेड़ है, उस पर लकड़ी है, काफ़ी मोटा लकड़ी का तना है वहाँ पर, तो अगर लकड़ी ही नहीं होगी तो आपके पास विचार कैसे आया कि हाँ इसको काट कर हम कुर्सी बना सकते हैं, इसको काट कर हम एक टेबल बना सकते हैं, इसको काट कर हम एक बेड बना सकते हैं? विचार कहाँ से आएगा? तो अगर लकड़ी ही नहीं होगी जो कि भौतिक है, जो कि मटेरियल है, मैटर है, वो ही नहीं होगी तो आप विचार कहाँ से लाओगे? विचार को औचित्य क्या रह जाएगा? तो ऐसे में कार्ल मार्क्स कहते हैं इसलिए मैटर जो है पहले आता है। आप कोई भी चीज़ देख लीजिए, हम क्या करते हैं, इवोल्यूशन की बात करते हैं। सबसे पहले जो साइकिल आई थी, अगर साइकिल का एग्जांपल दें हम, तो साइकिल का स्ट्रक्चर कैसा था? आज की साइकिल के स्ट्रक्चर से काफ़ी भिन्न था। पहले का स्ट्रक्चर काफ़ी हार्ड था, मुश्किल हुआ करता था और अजीबोगरीब भी था, लेकिन अब इवोल्यूशन होता गया, कमियों को दूर करते गए करते गए करते गए और आज हमारे पास एक काफ़ी बेहतर साइकिल आती है, गियर भी होते हैं उसमें, अलग प्रकार के पावर ब्रेक, डिस्क ब्रेक भी होते हैं। हम बात करें वाहनों की, शुरुआती दौर में बाइक, कार किस प्रकार की हुआ करती थी, कितनी कमियां हुआ करती थी उनमें, उनकी स्पीड भी कुछ खास नहीं थी, पोल्यूशन भी काफ़ी किया करती थी, माइलेज भी कम हुआ करता था। लेकिन अब हम देख रहे हैं इवोल्यूशन होते होते, कमियों को दूर करते करते आज हम ऐसे आ गए हैं कि स्पीड काफ़ी है उनकी, माइलेज भी काफ़ी है, पोल्यूशन भी कम करती है। हम स्पेस रिसर्च की बात कर लें तो किस प्रकार से इवोल्यूशन होता जा रहा है, तो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जो हम इवोल्यूशन देखते हैं वो क्या है, वो मैटर की वजह से है, वो मैटर में इवोल्यूशन होता है। अगर वस्तु ही नहीं होगी, कोई भौतिक वस्तु ही नहीं होगी तो विचार का क्या महत्व रह जाएगा? लकड़ी नहीं है तो फिर आप सोचते रहो कि चेयर बन जाएगी या फिर वो बन जाएगी, नहीं होगा, आप सोच ही नहीं पाओगे। तो ऐसे में कार्ल मार्क्स हिगल के आइडियलिज्म को रिजेक्ट करते हैं और फोकस करते हैं मटेरियल कंडीशन पर, जहां पर वो कहते हैं कि मैटर इज प्रायर टू आइडिया। तो हिगल क्या कहते हैं? हिगल कहते हैं आइडिया इज प्रायर टू मैटर, और कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं?
मैटर इज प्रायर टू आइडिया। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे कि यहाँ तक ही नहीं, आगे जाकर कार्ल मार्क्स हिस्ट्री को भी मटेरियल कंडीशन के अनुसार बताना शुरू कर देते हैं कि जो मटेरियल, जो हिस्ट्री का इवोल्यूशन है, हिस्ट्री जो हम देखते आ रहे हैं, इतिहास जो हमने देखा है, वो क्या है, वो भौतिक जो कंडीशन है, भौतिक जगत में परिवर्तन जो होता जा रहा है, उसी का परिणाम है। ठीक है, वही दूसरी ओर हेगल कहते हैं कि नहीं, विचार, इस प्रकार से लोक भी कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के बारे में, तो इस प्रकार से हेगल से काफी प्रभावित होते हैं। एडम स्मिथ बात करते हैं लेबर एज अ सोर्स ऑफ वेल्थ, जब वो अपनी वेल्थ ऑफ नेशन को, इकोनॉमी को बताने की कोशिश करते हैं, वहां पर कहते हैं कि वेल्थ जनरेशन में लेबर का काफी महत्व होता है। तो कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी है, लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू, जिसमें वो एडम स्मिथ के ही विचारों से प्रभावित दिखते हैं हमें, जहां पर वो लेबर को सबसे ऊपर रखते हैं। जीन जैक रूसो के बारे में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से इनइक्वालिटी की बात करते हैं। कहते हैं कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, रूसो कहते हैं कि जो निजी संपत्ति है, यही सबसे बड़ा कारण है समाज में विषमता का, असमानता का, इनइक्वालिटी का। ये प्राइवेट प्रॉपर्टी अगर हट जाएगी तो इनइक्वालिटी भी हट जाएगी। तो इससे भी काफ़ी प्रभावित होते हैं, क्योंकि खुद भी देखते हैं कि लोग जो है, कैपिटलिस्ट लोग जो है, पूरी प्रॉपर्टी को कब्जे में कर बैठ गए हैं, पूरी धन संपदा अपने कब्जे में लेकर बैठ गए हैं। उसी कारण से जो बहुमत में लोग हैं, बहुजन लोग हैं, वो इन रिसोर्सेज के लिए, इन धन संपदा के लिए तड़प रहे हैं, और उनके पास जीने योग्य भी साधन नहीं है। तो जब बात करते हैं रूसो इनइक्वालिटी की और कलेक्टिव विल की बात करते हैं, जनरल विल की जब वो बात करते हैं, तो उससे प्रभावित होकर कार्ल मार्क्स आगे विजन रखते हैं अपना क्लास स्ट्रगल का, कि सभी को एक साथ आ जाना चाहिए इस इनइक्वालिटी के खिलाफ जो प्राइवेट प्रॉपर्टी से आ चुकी है, जो कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा लाई गई है। नेक्स्ट, अब कुछ घटनाएं देख लेते हैं जिनकी वजह से कार्ल मार्क्स का चिंतन प्रभावित होता है। तो सबसे पहली बात है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है कि किस प्रकार से जब कार्ल मार्क्स बड़े हो रहे हैं तो देख रहे हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा है पूरे यूरोप में। वो देख रहे हैं कि हाँ, चीज़ें उन्नति की तरफ तो जा रही है, समाज उन्नति की तरफ जा रहा है, सड़कें बन रही है, बिल्डिंगें बन रही है, फैक्ट्री लग रही है, काफ़ी हद तक हम जो समाज में देख रहे हैं वो सुधर रही है चीज़ें, हमारे राज्य में धन संपदा बढ़ रही है। लेकिन वो ये भी देखते हैं कि बहुमत में जो लोग हैं, कामगार जो लोग हैं, जो वर्कर्स हैं, जो इन फैक्ट्री में काम करने जा रहे हैं, उनकी स्थिति कुछ खास ठीक नहीं है। उनकी सेहत का ध्यान नहीं रखा जा रहा, वो किस जहाँ रहते हैं उसका भी ध्यान नहीं रखा जाता। काफ़ी बेकार कंडीशन है उनके काम करने की भी, उनके रहने की भी, और वो गरीबी में ही रह रहे हैं ज़्यादातर समय। तो ऐसे में वो देखते हैं कि राजनीति भी है, राज्य भी है, व्यवस्था भी है, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है। तो पाते हैं कि चल किसकी रही है, केवल चल रही है जो कैपिटलिस्ट लोग हैं, जो पूंजीपति लोग हैं, उनकी बात चल रही है। वो जो कहते हैं वही होता जाता है, और जो राज्य है वो भी जो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं, जो पूंजीपति लोग हैं, उन्हीं की बातें सुनता है। तो ऐसे में वो पाते हैं कि देखो किस प्रकार से जो कैपिटलिज्म इनजस्टिस है, जो पूंजीपति समाज में अन्याय पनप रहा है, अन्याय हो रहा है, उसको देखते हैं और विश्वास होता है कि हाँ, ये जो कैपिटलिस्ट व्यवस्था है, इसी की वजह से इतना अन्याय हो रहा है, वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, कम तनख्वाह दी जाती है इनको और बहुत अधिक काम करवाया जाता है, फैक्ट्रियों में बच्चों से भी काम करवाया जाता है, गरीबी में सब रह रहे हैं। फिर आगे बात आती है फ्रेंच रेवोल्यूशन की 1789 में, जहाँ पर वो देखते हैं कि किस प्रकार से मोनार्की के खिलाफ मासिस ने, फ्रांस की जनता ने किस प्रकार से आंदोलन कर दिया है, क्रांति कर दी है और व्यवस्था को बदल कर रख दिया है। तो ऐसे में वो विचार उनका आता है कि हाँ, किस प्रकार से एक मास, एक बहुमत में जनता या फिर सभी जनता मिलकर अगर संघर्ष करे या फिर साथ मिलकर आए तो बड़े से बड़े अन्याय, शासन को, रूलिंग क्लास को
रूलिंग क्लास का तख्ता पलट किया जा सकता है। तो इससे फिर इनके मास स्ट्रगल, क्लास स्ट्रगल के जो विचार हैं वो और सख्त होते हमें दिखते हैं। रेवोल्यूशंस ऑफ 1848, अब ये क्या था? ये यूरोप में उस समय काफ़ी राज्यों में संघर्ष चल रहा था, रिवोल्यूशन हो रहा था व्यवस्था को लेकर। तो ऐसे में कार्ल मार्क्स की भूमिका भी रहती है इनके रेडिकल विचारों की, और इसी रिवोल्यूशन से वो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी लिखते हैं। नोट मार्क्स दैट द नीड फॉर ऑर्गेनाइज्ड वर्किंग क्लास मूवमेंट। अब यहाँ पर इन्हें समझ में आ जाता है पूरी तरह कि हाँ, जो वर्किंग क्लास है उनको यूनाइट करने की आवश्यकता है, तब जाकर ही कोई मूवमेंट, कोई क्रांति संभव हो सकती है। आइए हम कुछ इनके मेजर वर्क्स को देख लेते हैं, उनमें इनके क्या क्या आइडियाज़ हैं उनको देख लेते हैं। हालांकि जब हम इन सभी आइडियाज़ को पढ़ लेंगे तब जाकर आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियरिटी होगी कि हाँ, किस बुक में क्या आइडियाज़ दिए गए हैं और उनका मतलब क्या है। तो ये जो स्लाइड है हमारी वर्क की, मेजर वर्क्स की, इसको हम बाद में भी देखेंगे। तो पहले आती है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जिनको 1848 में लिखते हैं। इसमें क्लास स्ट्रगल, कैपिटलिज्म एज एक्सप्लोइटेटिव सिस्टम के रूप में बताते हैं, दास कैपिटल लिखते हैं। जहाँ पर एलियनेशन की बात करते हैं वो, कि अलगाव की भावना समाज में आ गई है। 4 प्रकार की अलगाव की बात करते हैं वो, एलियनेशन की बात करते हैं। इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट 1844, ये सभी बुक्स आपके एग्जाम में क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए आ जाती है। आपसे ईयर ऑफ पब्लिकेशन या फिर ईयर ऑफ राइटिंग भी पूछ लिया जाता है। इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट में प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। फिर इनकी बुक आती है द जर्मन आइडियोलॉजी, 1846 में लिखते हैं, जहाँ पर अपने हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के आइडिया और बेस और सुपरस्ट्रक्चर को जो इनका आइडिया है उनको रखते हैं। क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम 1875 में लिखते हैं। थीसिस ऑन फ्यूरबेक 1845 में लिखते हैं, और द सिविल वॉर इन फ्रांस 1871 में लिखते हैं। आइए अब हम जान लेते हैं कुछ मेजर विचारों को, मेजर आइडियाज़ को जो कार्ल मार्क्स आगे रखते हैं। तो उसमें सबसे पहला आता है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। इसका मतलब क्या है? वो कहते हैं जो हमने हिस्ट्री देखी है, अब यहाँ पर क्या है, अब तक जो हम इतिहास पढ़ते आ रहे थे कार्ल मार्क्स से पहले, उसमें क्या था, उसमें केवल एरिस्टोक्रेट्स का इतिहास पढ़ाया जाता था। ठीक है, कि युद्ध हुए हैं, चीज़ें आगे बढ़ती रही हैं। लेकिन कार्ल मार्क्स आकर बोलते हैं आगे कि जो आपने इतिहास देखा, आप गलत इतिहास पढ़ रहे हो, आप गलत तरीके से इतिहास पढ़ रहे हो। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जो अब तक इतिहास देखा गया, जहाँ पर पहले ग्रीक टाइम में, एंशियंट टाइम में स्लेवरी थी, स्लेव सिस्टम था, फिर उसके बाद फ्यूडलिज्म आया, सामंतवादी व्यवस्था आई मिडिल एज में, और अब हम जब कैपिटलिज्म में हैं, तो कहते हैं आप इसको देखिए प्रोडक्शन के हिसाब से, इकोनॉमी के हिसाब से देखिए, रिलेशन, क्लास रिलेशन के हिसाब से देखिए आप इसको। वो कहते हैं कि जो हिस्ट्री का इवोल्यूशन हुआ है, चाहे हम जंगलों से हम स्लेवरी सोसाइटी में आए हों, स्लेवरी से फिर हम फ्यूडलिज्म में आए हों, सामंतवादी व्यवस्था में आए हों, चाहे फिर आगे आकर हम कैपिटलिस्ट सोसाइटी में आए हों, तो ये क्या है, ये जैसे जैसे भौतिक स्थिति बदलती चली गई, वैसे वैसे व्यवस्थाएं बदलती चली गई। जैसे कार्ल मार्क्स कहते भी हैं आगे, वो कहते हैं कि सबसे पहले क्या था, प्रिमिटिव कम्युनिज्म था, जहाँ पर ये कुछ ऐसी व्यवस्था जहाँ पर जंगलों में हम रह रहे हैं, कोई किसी के पास कोई संपत्ति नहीं है, कोई क्लास नहीं है, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन फिर हम आते हैं स्लेव सोसाइटी में, जहाँ पर क्या है, जहाँ पर सभी के पास स्लेव है, रूलिंग क्लास एक्सप्लॉइट स्लेव्स, जहाँ पर सभी घर में क्या है, स्लेव है। अब हम समाज में रहना हमने शुरू कर दिया है, समाज में रह रहे हैं, अब हमने खेती जो है शुरू कर दी है थोड़ी थोड़ी, तो काफ़ी कम छोटे स्तर पर खेती होती है, तो उस खेती में काम करने के लिए स्लेव को रखा जाता है, कुछ व्यक्ति स्लेव को रखते हैं और काम करवाते हैं। लेकिन फिर आगे वो कहते हैं फिर व्यवस्था में परिवर्तन आता है। परिवर्तन क्यों आता है? क्योंकि अब आवश्यकता बढ़ जाती है, उत्पादन की आवश्यकता बढ़ जाती है, और आवश्यकता महसूस होती है कि अब हमें ट्रेड भी करना चाहिए, अब हमें व्यापार भी करना चाहिए।
तो व्यापार करने के लिए ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा, ज़्यादा उत्पादन करना पड़ेगा। अब ज़्यादा उत्पादन करना पड़ेगा तो बड़ी बड़ी ज़मीनों की आवश्यकता होगी, बड़े ज़मीनों की आवश्यकता होगी और ज़्यादा व्यक्तियों की आवश्यकता होगी काम करने के लिए। तो ऐसे में हम स्लेव सोसाइटी से आगे बढ़कर फ्यूडलिज्म में आ जाते हैं, सामंतवादी व्यवस्था में आ जाते हैं, जहाँ पर बड़े बड़े जमींदार होते हैं और वो किसानों को बंधुआ मजदूरी के रूप में ताउम्र लगा कर रखते हैं। उनके घर में जो भी व्यक्ति का जन्म होता है, स्त्री पुरुष जिसका भी जन्म होता है, वो जीवन पर्यंत यहाँ पर काम करता है। इसके बदले में केवल खाने पीने को उनको मिल जाएगा, जीने योग्य चीज़ें उनको मिल जाएगी, वेजीज वगैरह नहीं मिलेगी। जो मुनाफा होगा वो सारा सामंत के पास ही जाएगा। ठीक है, तो अब इस प्रकार से हम सामंतवादी व्यवस्था में आ गए। लॉर्ड्स एक्सप्लॉइट पीजेंट्स। फिर उसके बाद क्या हुआ? अब उसके बाद धीरे धीरे प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी का इमर्जेंस होना शुरू हो गया और मशीनीकरण मैकेनाइजेशन आना शुरू हो गया, औद्योगिक क्रांति आ गई। तो ऐसे में आवश्यकता महसूस हुई कि अब जो सामंतवादी व्यवस्था है, इसमें जो पीजेंट काम कर रहे हैं, किसान जो काम कर रहे हैं, जो लोग जीवन पर्यंत काम कर रहे हैं, तो अगर ऐसी व्यवस्था चलती रही तो हमारी फैक्ट्रियों में काम कौन करेगा? तो फैक्ट्रियों में काम करना शुरू कर दे, इसलिए व्यवस्था बदलनी शुरू हो गई और अब जो लोग थे उनके पास स्वतंत्रता आ गई इतनी कि ठीक है, अब हम किसी भी फैक्ट्री में काम कर सकते हैं। इससे फ़ायदा किसको हो रहा था? इससे फ़ायदा हो रहा था जो फैक्ट्री ओनर्स थे। क्यों? क्योंकि उनको लेबर मिल रही थी। सामंतवाद व्यवस्था में उनको लेबर नहीं मिल पा रही थी। तो जैसे मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज हुआ, वैसे ही कैपिटलिस्ट सोसाइटी अस्तित्व में आ गई। कैपिटलिज्म, बोर्गियस एक्सप्लॉइट्स प्रोलेटेरिएट, जहाँ पर अब जो पूंजीपति लोग थे वो प्रोलेटेरिएट जो कामगार लोग हैं उनको उत्पीड़ित कर रहे हैं। तो इसी की श्रृंखला में आगे कार्ल मार्क्स ये भी एक्सप्लेन करते हैं कि अब इसके बाद क्या होगा। इसके बाद ये होगा कि अब जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है इसमें अब समस्या आएंगी। समस्या क्या आएंगी? अब यहाँ पर उत्पीड़न हो रहा है वर्कर्स का, और उत्पीड़न होगा तो एक दिन इनकी आंखें खुलेंगी और ये रिवोल्ट कर देंगे इसके खिलाफ। लोग जो हैं, कामगार लोग जो है बहुमत में है, वो कैपिटलिस्ट लोगों के खिलाफ संघर्ष करेंगे और उनको हटाकर रख देंगे। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद सोशलिस्ट सोसाइटी अस्तित्व में आएगी और उसके बाद फिर कम्युनिज्म आ जाएगा। कम्युनिज्म जहाँ पर कोई भी क्लास नहीं होगी, कोई भी राज्य नहीं होगा। तो इस प्रकार से हिस्ट्री के इवोल्यूशन की बात करते हैं। कहते हैं हिस्ट्री इज शेप्ड बाय मटेरियल कंडीशन, द वे सोसाइटी प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रीब्यूट रिसोर्सेज डिटरमाइन देयर स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। जो हिस्ट्री है, जो इतिहास है, वो भौतिक व्यवस्था कैसी है, स्थिति कैसी है, उसके द्वारा आकार लेता है। किस प्रकार से सोसाइटी प्रोड्यूस कर रही है और डिस्ट्रीब्यूट कर रही है रिसोर्सेज को, संसाधनों को, वो डिटरमाइन करता है कि क्या स्ट्रक्चर रहेगा सोसाइटी का और कितनी उन्नति पर जाएगा। जैसे किस प्रकार से सोसाइटी प्रोड्यूस करती है, क्या वो छोटे स्तर पर प्रोड्यूस करती है और स्लेव को इस्तेमाल में लाती है, या फिर बड़े स्तर पर प्रोड्यूस करती है और फ्यूडलिज्म सामंतवादी व्यवस्था में आ जाती है, या फिर और अधिक स्तर पर प्रोडक्शन करती है और कैपिटलिज्म में आ जाती है। फिर किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा? स्लेवरी में क्या था, वहाँ पर भी कोई पैसे वगैरह नहीं दिए जाते थे, वहाँ पर ही पूरा एक्सप्लोटेशन होता था। फ्यूडलिज्म में भी कोई पैसे नहीं दिए जाते थे, जीवन पर्यंत काम करना होता था। कैपिटलिज्म में पैसे दिए जाते थे लेकिन उतने नहीं जितने वे काम करते थे। ठीक है, सारी धन संपदा कैपिटलिस्ट लोगों के हाथों में रह गई थी। बात करते हैं फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन की और रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन की। फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन में क्या है कि कौन से औजारों को, कौन से टेक्नोलॉजी को और ह्यूमन लेबर को हम इस्तेमाल में ला रहे हैं। रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, जो समाज में क्लास है, वर्ग है, जिनके पास संसाधन है, जिनके पास संसाधन नहीं है, जिनको हैव और हैव नोट्स कहते हैं, उनमें संबंध कैसे हैं? क्या वो संबंध मास्टर और स्लेव जैसे हैं, स्वामी और दास जैसे हैं? क्या वो संबंध सामंत और सर्व कृषिदास जैसे हैं? या फिर वो संबंध कैपिटलिस्ट और प्रोलेटेरिएट जैसे हैं? आगे बात करते हैं हिस्ट्री प्रोग्रेसेस थ्रू क्लास स्ट्रगल, ईच इकोनॉमिक सिस्टम कंटेन्स इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन एंड लेड टू द डाउनफॉल एंड रिप्लेसमेंट। कहते हैं हर एक जो हिस्ट्री है वो क्या है, क्लास स्ट्रगल से ही आगे बढ़ी है, वर्ग संघर्ष से ही। सबसे पहले क्या था, प्रिमिटिव कम्युनिज्म था, यहाँ पर कुछ समस्याएं थी, उन समस्याओं को दूर करने के लिए स्लेव सोसाइटी आ गई, इसमें भी समस्याएं आनी शुरू हो गई, तो फ्यूडलिज्म आ गया, सामंतवादी व्यवस्था आ गई। उसके बाद कैपिटलिज्म सोसाइटी आ गई इनकी समस्याओं को दूर करने के लिए।
और कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है इसमें भी समस्याएं हैं, इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, उसको दूर करने के लिए सोशलिज्म आ जाएगा और फिर कम्युनिज्म आ जाएगा। और कम्युनिज्म जहाँ आएगा तो सभी प्रकार की जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, विरोधाभास है समाज में, वो दूर हो जाएंगे। क्लासलेस सोसाइटी, कास्टलेस सोसाइटी और स्टेटलेस सोसाइटी एग्जिस्टेंस में आ जाएगी। अब यहाँ पर पूर्ण रूप से व्यक्ति स्वतंत्र रहेगा, किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। तो इस प्रकार से हिस्ट्री की इवोल्यूशन की बात करते हैं और कहते हैं जो इतिहास इवोल्व हुआ है वो किन कारणों से हुआ है, वो जैसे जैसे मोड ऑफ प्रोडक्शन बदलता चला गया वैसे वैसे परिवर्तन आते चले गए। राइट। अब बात आती है डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म की। ये हीगल से प्रभावित है। जैसे हीगल बात करते हैं डायलेक्टिकल आइडियलिज्म की, विचारों की बात करते हैं कि विचार पहले आता है, आइडिया पहले आता है और फिर मैटर आता है। लेकिन कार्ल मार्क्स कहते हैं मैटर पहले आता है, आइडिया बाद में आता है। कोई चीज़ होगी उसी के बारे में तो आप विचार करके उसमें सुधार कर पाओगे। तो क्या कहते हैं, सोशल चेंज हैपेंस थ्रू कॉन्ट्रडिक्शंस एंड कॉन्फ्लिक्ट, नॉट आइडिया अलोन, डायलेक्टिक्स प्रोसेस ऑफ चेंज थ्रू क्लास अपोजिशन। इस प्रकार से हमने हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में देखा है कुछ ऐसा ही है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया ही था कि जो सामाजिक परिवर्तन आते हैं केवल आइडियाज से नहीं आते, वो कॉन्ट्रडिक्शंस और कॉन्फ्लिक्ट होती है मटेरियल कंडीशंस में, उनकी वजह से भी आते हैं। समाज में जो व्यवस्था है, समाज में व्यवस्था कैसी, मान लीजिए यहाँ पर स्लेव सोसाइटी है, दास स्लेव सोसाइटी है और इसमें कुछ समस्याएं थी। समस्या क्या थी कि ज़्यादा बड़े स्तर पर प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था। तो इसके विरुद्ध में क्या आया, इसके विरुद्ध में फ्यूडलिज्म आ गया, सामंतवादी व्यवस्था आ गई, जिसमें क्या था, बड़े स्तर पर प्रोडक्शन किया जा रहा था, उत्पादन हो रहा था और सभी के खाने पीने की व्यवस्था अच्छी तरह से हो रही थी। लेकिन फिर क्या हुआ, अब इन दोनों में समस्या थी। समस्या क्या थी, फ्यूडलिज्म में क्या था, स्वतंत्रता नहीं थी, स्वतंत्रता इसमें भी नहीं थी, लेकिन अब क्या था, फ्यूडलिज्म में स्वतंत्रता बिल्कुल ही खत्म हो गई थी। क्यों, क्योंकि सामंतवादी लोग कम हैं लेकिन जो वहाँ पर कृषिदास हैं वो काफ़ी अधिक मात्रा में है। तो क्या हुआ, इन दोनों की समस्याओं को दूर करने के लिए और जनसंख्या बढ़ने के कारण प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, उत्पादन बढ़ाने के लिए मशीनों का सहारा लेना शुरू कर दिया गया और कैपिटलिज्म व्यवस्था आ गई। औद्योगिक क्रांति आने के बाद कैपिटलिस्ट सोसाइटी इमर्ज होकर आ गई, जहाँ पर अब सब जो है स्वतंत्र हो गए, सब लोग जो है स्वतंत्र हो गए। अब उनको ताउम्र एक ही सामंत के यहाँ पर काम करने की आवश्यकता नहीं थी, या फिर कि बिना पैसों क्या हम काम करेंगे। अब क्या है, कैपिटल सोसाइटी में जहाँ पर किसी जिस फैक्ट्री में चाहे वो वहाँ पर जाकर काम कर सकते हैं, उनको धन मिलेगा, धन से वो कुछ भी कर सकते हैं। तो जब शुरुआत में कैपिटलिज्म आया तो काफ़ी खुश थे लोग, लग रहा था कि अब सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, कुछ भी कुरीति नहीं बचेगी। लेकिन जैसे धीरे धीरे समय बीतता चला गया वैसे क्या हुआ, दिखने लगा कि हाँ, कैपिटलिज्म जो है वो भी, पूंजीवादी व्यवस्था जो है वो भी अच्छी नहीं है, इसमें भी विरोधाभास है काफ़ी। क्या विरोधाभास है कि आपसे काम तो ज़्यादा करवाया जा रहा है लेकिन धन आपको कम दिया जा रहा है, वेजेस आपको कम दी जा रही है, आपके काम करने की कंडीशन भी ठीक नहीं है, स्थिति भी ठीक नहीं है, आपकी गरीबी पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, आपके पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसे में इसमें क्या आती चली गई, इसमें कमियां आती चली गई। अब इन कमियों को दूर करने के लिए क्या आएगा आगे, आगे कहते हैं कि अब क्रांति होगी। वो क्रांति कब होगी, जब लोगों को रियलाइज होगा कि ये व्यवस्था ही बेकार है, इस व्यवस्था के कारण ही हम इतने उत्पीड़ित हो रहे हैं, तो रिवोल्यूशन होगा। और रिवोल्यूशन के चलते फिर क्या आएगा, आपका सोशलिज्म आ जाएगा, जहाँ पर जो सत्ता है, जो फैक्ट्रीज का ओनरशिप है वो कामगार लोगों के हाथों में चला जाएगा। और इसके बाद फिर हमारा कम्युनिज्म स्टैब्लिश हो जाएगा, जहाँ पर कोई भी पूंजीपति नहीं बचेगा, कोई क्लास नहीं होगी, कोई कास्ट नहीं होगी, राज्य भी विलुप्त हो जाएगा। तो क्या है, इस प्रकार से जो सामाजिक व्यवस्था है वो भी अपनी विरोधाभास को दूर करती हुई आगे बढ़ रही है। ठीक है, और यही है कार्ल मार्क्स का डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, जहाँ पर मटेरियल कंडीशन जो है आपकी, वहाँ पर परिवर्तन हो रहा है। और ये कब तक होता रहेगा, जब तक ऐसी व्यवस्था नहीं आ जाती जहाँ पर कोई भी विरोधाभास नहीं हो, कोई भी कमी नहीं हो। वो कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग वो व्यवस्था कौन सी है, वो व्यवस्था है कम्युनिज्म की। ठीक है, जैसे वो बात रखते हैं आगे थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस की। जैसे मैंने आपको बताया विवाद, प्रतिवाद और संवाद। जहाँ पर जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, जैसे फ्यूडलिज्म की बात करते हैं तो फ्यूडलिज्म था लेकिन इसमें समस्याएं थी,
इसमें स्वतंत्रता नहीं थी। फिर बोर्गियस क्लास का इमरजेंस हुआ, पूंजीपति लोगों का इमरजेंस हुआ, फैक्ट्री लगनी शुरू हो गई, लोगों के पास स्वतंत्रता आती चली गई, और उसके निष्कर्ष में थीसिस के रूप में कैपिटलिज्म व्यवस्था उभर कर आई। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद फिर से रेवोल्यूशन होगा, सोशलिज्म आएगा और कम्युनिज्म स्टैब्लिश हो जाएगा। मटेरियलिज्म के बारे में बोलते हैं। इट्स मटेरियल कंडीशन नॉट आइडिया और रिलीजन दैट शेप्स रियलिटी, कि वो भौतिक स्थिति है जिसकी वजह से परिवर्तन आते हैं, ना कि आइडिया या फिर रिलीजन। चेंज इज इनएविटेबल एंड नेसेसरी, कॉन्ट्रडिक्शन इन कैपिटलिज्म लाइक एक्सप्लोइटेशन विल लीड टू सोशलिज्म। कहते हैं जो परिवर्तन है उसे रोका नहीं जा सकता, इनएविटेबल है और ज़रूरी भी है। जो विरोधाभास हैं पूंजीपति समाज में, कैपिटलिज्म में, जैसे एक्सप्लोइटेशन होना, अत्याचार होना कामगार लोगों का, उससे क्या होगा? सोशलिज्म आ जाएगा, क्रांति आकर समाजवादी व्यवस्था आ जाएगी, जहाँ पर जो प्रोडक्शन का नेतृत्व है, ओनरशिप है, वो कौन किसके पास रहेगी? वो समाज के पास रहेगी, सभी लोगों के पास कलेक्टिवली रहेगी, किसी एक या दो व्यक्ति के पास नहीं रहेगी। आगे बात आती है क्लास स्ट्रगल एंड क्लास कॉन्शियसनेस की, जहाँ पर वो बात करते हैं कि कैपिटलिज्म, देखिए ऐसा नहीं है जो कार्ल मार्क्स विचार रख रहे हैं सारे बिल्कुल अलग अलग हैं, सारे विचार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब हमारी ये क्लास कंप्लीट हो जाएगी, हम जब सब विचारों को पढ़ लेंगे, तो आप जानो कि हाँ सारे विचार जो है ना, वो सारे विचार एक दूसरे से रिलेट करते हैं। जैसे क्लास स्ट्रगल और क्लास कॉन्शियसनेस के बारे में जब वो कहते हैं, तो यहाँ पर वो बताते हैं कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी में दो प्रकार की क्लासेस हैं। एक तो पूंजीपति लोग, कैपिटलिस्ट, जिसे वो बोर्गियस कहते हैं, जिनके पास धन संपदा है, फैक्ट्री की ओनरशिप है, सारी धन संपदा सारी उन्हीं के पास है। दूसरे कौन है? प्रोलेटेरिएट्स, जो कि कामगार लोग हैं, जो कि उत्पीड़ित हो रहे हैं, जिनको कम वेजेस दी जा रही है, लेकिन काम उनसे कई गुना करवाया जा रहा है, उनके रहने की स्थिति ठीक नहीं है, उनको इतना ही पैसा दिया जाता है जिससे उनका बस जीवन निर्वाह हो सके, उनकी ज़रूरतें पूरी भी नहीं हो पाती। तो कहते हैं कि समाज की व्यवस्था का फायदा बोर्गियस उठा रहे हैं, बुर्जुआ वर्ग उठा रहे हैं, और उत्पीड़ित कौन हो रहे हैं? कामगार लोग हो रहे हैं। तो कहते हैं कि ऐसी व्यवस्था बनी हुई है कि जो प्रोलेटेरिएट्स हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा कि हाँ, हम व्यवस्था ही बुरी व्यवस्था में है, हमें जितना श्रेय मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता। तो आगे कार्ल मार्क्स कहते हैं क्लास कॉन्शियसनेस के बारे में, कहते हैं जब इन लोगों को एहसास हो कि हाँ हमारे साथ उत्पीड़न हो रहा है, और सभी को एहसास हो जाएगा कि नहीं हमारे साथ उत्पीड़न हो रहा है और हमें इस व्यवस्था को बदलना होगा, तो जब क्लास कॉन्शियसनेस आएगी इनमें, तब जाकर परिवर्तन आएगा, और ये जो अत्याचार से पूर्ण व्यवस्था है ये धूमिल हो जाएगी, और समाजवाद और कम्युनिज्म आ जाएगा। आइए देख लेते हैं इसको डिटेल में। तो कोर आइडिया क्या है? ऑल हिस्टोरिकल डेवलपमेंट इज ड्रिवन बाय कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन क्लासेस। जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट होती रही है, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रिमिटिव कम्युनिज्म था, फिर स्लेवरी सिस्टम था, फिर फ्यूडलिज्म था, कैपिटलिज्म था, फिर आगे सोशलिज्म आएगा और कम्युनिज्म आएगा। तो क्या है, इन सभी में कुछ ना कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस है, इन सभी में वर्ग संघर्ष चल रहा है, ठीक है, और इस वर्ग संघर्ष के कारण ही व्यवस्था में परिवर्तन आते जा रहे हैं। और अब बात करते हैं कैपिटलिज्म की। बोर्गियस कैपिटलिस्ट क्लास दैट ओन्स द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोलेटेरिएट वर्किंग क्लास दैट सेल्स इट्स लेबर फॉर वेजेस। बोर्गियस बुर्जुआ वर्ग कौन? जो वो क्लास है कैपिटलिस्ट जो जिसके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, ऐसे सारे टूल्स हैं, ऐसे सारी टेक्नोलॉजीज हैं, ऐसी सारी चीज़ें इसकी वजह से उत्पादन होता है। और जो कामगार लोग हैं वो कौन है? ये वो लोग हैं जो अपनी मेहनत को बेचकर पैसा कमाते हैं। अब क्लास कॉन्शियसनेस के बारे में क्या कहते हैं? अवेयरनेस ऑफ एक्सप्लोइटेशन एंड नीड फॉर कलेक्टिव एक्शन, कि वो एहसास हो जाना, उस बात की जागरूकता हो जाना कि हमारा उत्पीड़न हो रहा है और हमें आवश्यकता है एक साथ मिलकर विरोध करने की, एक साथ मिलकर मिलकर रिवॉल्यूशन करने की, क्रांति लाने की। फॉल्स कॉन्शियसनेस कहते हैं कि वर्कर्स जो है उनको मिसलीड किया गया है, उनको भमराया गया है, उनको मिसलीड किया गया है, और ये बताया गया कि जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है ये नेचुरल है, जो पूंजीवादी व्यवस्था आप देख रहे हो तो प्राकृतिक है, इसको आप नहीं बदल सकते, और जो यहाँ पर चीज़ें चल रही हैं वो बिल्कुल प्राकृतिक है, बिल्कुल भी गलत नहीं है। तो आप चिंता मत कीजिए कि आपका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है फिर नहीं हो रहा है।
और आगे कहते हैं कि जो कैपिटलिज्म है इसको जस्टिफाई किस प्रकार से कराते हैं, आइडियोलॉजी से और रिलीजन से। अब ये क्या है, यहाँ पर कुछ ऐसा है कि आइडियोलॉजी क्या, जैसे मैंने आपको जॉन लॉक में बताया था, क्योंकि जॉन लॉक किस प्रकार की बातें करते हैं, कहते हैं कि राज्य को थोड़ा पीछे हट जाना चाहिए। व्यक्तियों में क्या है, अपनी तर्क शक्ति है, वो बुद्धिजीवी है, वो जो फैसले लेगा वो सही गलत के बारे में जानता है, अच्छे बुरे के बारे में जानता है, अपने हित के बारे में जानता है, तो वो खुद से काम कर सकता है। तो क्या ये विचार है, तो इन विचारों से क्या हुआ, अब जिन लोगों के पास धन संपदा थी उस समय, जिन लोगों के पास इतनी क्षमता थी कि हाँ वो कुछ काम कर सकते हैं, अपना अलग से बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, तो वो तो आगे बढ़ गए। क्यों, क्योंकि उनके पास धन संपदा भी थी, उनके पास दिमाग भी था। लेकिन सभी की इतनी क्षमताएं नहीं होती, सभी के पास इतना धन संपदा नहीं होती कि वो आगे बढ़ पाए। तो जब ऐसे विचार आगे रखे गए तो सभी ने ये माना कि हाँ स्वतंत्रता है, कोई कितनी भी संपत्ति अर्जित कर सकता है, कोई कुछ भी कर सकता है। तो ऐसे विचार जब आगे रखे गए तो इनसे फायदा किनको हुआ, जिनके पास पैसा था, जिनके पास संपत्ति थी। अब जो कामगार लोग हैं वो सोच रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, वो हमारी कमी है, वो समाज की कमी नहीं है। हमारे पास ही पैसा होता, हमारे पास भी इतना दिमाग होता तो हम भी इतने आगे बढ़ पाते। तो क्या खुद को दोष दे रहे हैं। लेकिन कार्ल मार्क्स कहते हैं कि नहीं, आप गलत जा रहे हो। वो यही तो चाहते हैं कि आप ऐसे सोचो। जब तक आप ऐसे सोचोगे तो आप में क्या होगा, क्रांति की भावना नहीं आएगी। लेकिन अगर आप ये सोचो कि जो पैसा हमारे पास नहीं है, जो धन संपदा हमारे पास नहीं है, उसका कारण यही है कि सारी संपदा ये एकत्रित करके बैठ गए हैं। हमारे हिस्से की भी हम जो काम कर रहे हैं वो भी ये एकत्रित करके पास अपने बैठ गए हैं। ऑफिस में सारा दिन ये बैठे रहते हैं और हम सारा दिन काम करते हैं, फिर भी सारा प्रॉफिट यहीं ले जाते हैं। तो व्हेन वर्कर्स बिकम क्लास कॉन्शियस दे विल ओवरथ्रो कैपिटलिज्म थ्रू रिवोल्यूशन। जब वर्कर्स को, कामगार लोगों को एहसास हो जाएगा, जागरूकता हो जाएगी कि हाँ उन सभी का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, उनको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, तो वो कैपिटलिस्ट सिस्टम को ओवरथ्रो कर देंगे। बेस एंड सुपरस्ट्रक्चर मॉडल, अब ये क्या है, अब कार्ल मार्क्स अपने समय में देखते हैं कि सारी चीज़ें निर्भर क्यों किस पर कर रही है, गरीब गरीब क्यों है, अमीर अमीर क्यों है, व्यवस्था ऐसी क्यों बनी हुई है, राजनीति कुछ क्यों नहीं कर रही, राजनेता कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं, धर्म कुछ क्यों नहीं कर रहा है, कुछ भी शिक्षा प्रणाली कुछ क्यों नहीं कर रही है, विकास केवल ऐसे लोगों का ही क्यों हो रहा है जिनके पास धन संपदा है। तो पाते हैं कि जो सारी चीज़ें हैं, जो ये मायाजाल बना रखा है राजनीति का, राज्य का, जहाँ पर राज्य कह भी रहा है, क्योंकि उस समय क्या है, जो लिबरल वैल्यूज़ हैं वो भी प्रचलित हो रही है काफ़ी हद तक। लिबरल वैल्यूज़ कैसे, और कौन सी, कि सभी लोग क्या हैं, रैशनल हैं, वो तार्किक हैं, ठीक है, और क्या, वो सही गलत के बारे में जानते हैं, उनके लिए सही गलत क्या है, राज्य का इतना हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, प्राकृतिक स्वतंत्रता, प्राकृतिक अधिकारों की बात उस समय काफ़ी प्रचलित थी। तो ऐसे में देखते हैं कार्ल मार्क्स, क्या राज्य भी है, व्यवस्था भी है, राजनीति भी है, शिक्षा प्रणाली भी है, सब चीज़ें हैं, हम इतनी अच्छी अच्छी बातें भी करते हैं, लिबरल वैल्यूज़ की बातें करते हैं, फिर भी कमी कहाँ रह रही है, फिर भी वैसा होता तो दिख नहीं रहा है कि सब इक्वल हैं। हम बात भी कर रहे हैं कि सब इक्वल हैं, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी की है, सबको इक्वल एक अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, लेकिन ऐसा होता दिख तो रहा नहीं है। वो देख रहे हैं कि ज़्यादातर लोग तो गरीबी में ही जी रहे हैं, लेकिन कुछ ही लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में चल रहे हैं और लेविश लाइफस्टाइल को जी रहे हैं। तो देखते हैं कि कमी कहाँ है, क्या चीज़ है जो अंतर ला रही है। तो क्या कहते हैं, वो कहते हैं जो अंतर ला रही है चीज़ है वो इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स। कहते हैं इसी के आधार पर चीज़ें टिकी हुई है, जिनके पास, जिनके हाथों में इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था केंद्रित है, जो इसको कंट्रोल कर रहे हैं, वही सब पॉलिटिक्स को भी कंट्रोल कर रहे हैं, वो रिलीजन को भी कंट्रोल कर रहे हैं। चर्च क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा, वो सब इस पर डिपेंड करता है। जिसके हाथ में ये है, अर्थव्यवस्था है, जिसके हाथ में पैसा है, शिक्षा प्रणाली, शिक्षा में क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या नहीं पढ़ाया जा रहा है, वो सब इन पर निर्भर करता है। आइडियोलॉजी क्या है, राज्य जो कसम खाता है कि मैं सभी मनुष्यों को, सभी नागरिकों को समान समझूंगा, उनकी सेवा करूंगा, उनकी जीवन को सुरक्षित रखूंगा, उनकी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखूंगा,
ऐसे कस्मे वादे खा रहा है राज्य, वो भी क्या है, जिनके पास पैसा है उसी पर निर्भर करता है, उसी की बातें मानता है। उन्नति जो आ रही है, डेवलपमेंट जो हो रहा है, वो किसके लिए हो रहा है, वो सारा उन्हीं के परिप्रेक्ष्य में हो रहा है जो कि कैपिटलिस्ट लोग हैं। तो ऐसे में कार्ल मार्क्स कहते हैं कि समाज में दो स्ट्रक्चर है, एक तो बेस और एक सुपर स्ट्रक्चर। जहां पर बेस किसको कहते हैं, इकोनॉमी को कहते हैं, और सुपर स्ट्रक्चर राज्य, रिलीजन, पॉलिटिक्स, कल्चर, लिटरेचर। तो कहते हैं सभी चीजें जो है इकोनॉमी पर डिपेंड करती हैं। जिसके पास पैसा होगा, जिसके पास इकोनॉमी कंट्रोल में होगी, वो इन सभी चीजों को मैनिपुलेट कर देगा अपने हिसाब से, और मैनिपुलेट कर रहा है। इसकी वजह से आप लोगों को एहसास भी नहीं हो रहा है कि आप लोगों को कितना उत्पीड़न हो रहा है, और आप बिल्कुल ख्यालों में हो कि नहीं हमारी ही गलती है। तो कहते हैं कि देखो, एक सुपर स्ट्रक्चर हो गया और एक बेस हो गया। बेस जिस पर ये सब कुछ निर्भर करता है, और ये सुपर स्ट्रक्चर हो गया। तो कहते हैं अगर हमें समाज में परिवर्तन लाना है तो कुछ नहीं होगा अगर आप राज्य में परिवर्तन ला रहे हो, रिलीजन में परिवर्तन ला रहे हो, पॉलिटिक्स में परिवर्तन ला रहे हो, लिटरेचर में परिवर्तन ला रहे हो, उससे कुछ नहीं होगा। आपको कहाँ प्रहार करना पड़ेगा, आपको जड़ में प्रहार करना पड़ेगा। आपको इकोनॉमी में परिवर्तन करना पड़ेगा। इकोनॉमी क्या, प्रोडक्शन। ये प्रोडक्शन, उत्पादन कौन कर रहा है, किसके हाथों में है, क्या है कुछ धूर्त कैपिटलिस्ट लोगों के हाथों में, बुर्जुआ वर्ग के हाथों में है, या फिर ये जन सामान्य के हाथों में है। तो जिसके हाथ में ये रहेगा वही इन सब चीज़ों को नियंत्रित करेगा। तो कहते हैं कि इस पर प्रहार करो, इकोनॉमी पर प्रहार करो। तो ये है इनका बेस और सुपर स्ट्रक्चर का मॉडल। बेस क्या है, फोर्सेस एंड रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। जिसके पास फोर्सेस हैं, मीन्स हैं, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं। सुपर स्ट्रक्चर क्या है, वो इंस्टीट्यूशन जो जस्टिफाई कर रहे हैं और मेंटेन कर रहे हैं बेस को। जैसे एजुकेशन, रिलीजन, मीडिया की इनसाइट चेंज इन द इकोनॉमिक बेस लाइक प्रोलेटेरिएट रेवोल्यूशन लेड टू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर। कहते हैं कि आप इकोनॉमी बेस में ही अंतर कर दीजिए, चेंज कर दीजिए। किस प्रकार से होगा, जो कामगार लोग हैं वो क्रांति कर देंगे। तो आप बेस में परिवर्तन कर दीजिए, सुपर स्ट्रक्चर तो अपना बदल जाएगा। पॉलिटिक्स में, राज्य में, व्यवस्था में, कल्चर में, लिटरेचर में, सभी में परिवर्तन हो जाएगा। बस आप इकोनॉमी में परिवर्तन कर दीजिए, आपको जो इकोनॉमिक बेस है उसमें परिवर्तन कर दीजिए। और वो किस प्रकार से होगा, वो वर्ग संघर्ष से होगा। वो किस प्रकार से होगा, वो प्रोलेटेरिएट रिवोल्यूशन से होगा, क्रांति से होगा, जहाँ पर सोशलिज्म आ जाएगा, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट आ जाएगी, और राज्य विलुप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये है इनका बेस और सुपर स्ट्रक्चर। आगे हम देख लेते हैं थ्योरी ऑफ एलियनेशन, अलगाव, लेबर एंड एंस्ट्रेंजमेंट। अब ये क्या है, अब देखिए, जैसा आप खुद देखिए अपने परिप्रेक्ष्य में कि जब आप कुछ काम को करना चाहते हो तो आप अपनी मर्जी से कार्य करते हो। कितना करना है, क्यों करना है, कितनी वैल्यू देनी है, कितने समय तक करना है, उसको प्रोड्यूस करना है फिर नहीं करना है, सब आपके हाथों में है। और जब तक आपके हाथों में चीज़ें रहती हैं, नियंत्रण में चीज़ें रहती हैं, तब तक आपको उसके प्रति लगाव रहता है। ठीक है, वो अच्छा होगा, बुरा होगा। ठीक है, लेकिन क्या है, जब से कैपिटलिज्म आया है, जब से औद्योगिक क्रांति आई है, उसके बाद क्या हुआ है, आपको फैक्ट्रियों में मजदूरों की तरह लगा दिया। अब आपका इस पर भी वश नहीं है कि क्या प्रोड्यूस करना है। आपको बोला कि आपको दिन के आखिर में $50 दे दिए जाएंगे, आप उसको प्रोड्यूस कीजिए। वो आप उसको चाहते हो प्रोड्यूस करना या फिर नहीं चाहते हो, वो नहीं चलेगा, आपको उसको प्रोड्यूस करना ही होगा। तो यहाँ पर आपकी मर्जी नहीं चली। दूसरा, कितना प्रोड्यूस करना है उस पर भी आपका नियंत्रण नहीं है। ठीक है, अब काफ़ी सारी कंपनी प्रोड्यूस कर रही है वही चीज़ों को, तो आप कंपटीशन में आ गए हो। कंपटीशन में आ जाते हैं तो तब भी हमें दूसरों के प्रति संवेदना नहीं रहती है, लगाव नहीं रहता है। हम फिर कंपटीशन में रैट रेस की तरह भागते रहते हैं। तो समाज से अलगाव हो गया, हम अपनी पसंद का कार्य नहीं कर रहे हैं तो खुद से भी अलगाव हो गया, हमें खुद से ही नफरत हो गई। ये कुछ ऐसा है जैसे शहरों में हम देखते भी हैं। शहरों में क्या है, शहरों और गाँव में सबसे बड़ा अंतर क्या होता है, शहरों और गांव में सबसे बड़ा अंतर एलियनेशन का ही होता है, अलगाव का ही होता है। जहाँ पर एक राज्य जहाँ पर एक राज्य में जो गांव है, जो एक गांव है, उसमें क्या देखते होंगे आप, उसमें आप देखते होंगे कि जो गांव के सभी परिवार हैं, सभी लोग हैं, एक परिवार की तरह रह रहे हैं, चाहे कोई भी हो। सभी, पूरा गांव एक परिवार की तरह है, सब एक दूसरे के साथ बात करते हैं, बोलते हैं, नमस्ते करते हैं। ठीक है, मिलजुल कर रहते हैं त्योहारों पर। लेकिन आपने शहरों में देखा होगा कि शहरों में क्या है,
अर्बन एरियाज़ में क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता। लोग ऑफिस जा रहे हैं, फिर आ जाते हैं शाम को, रास्ते में किसी से कोई मतलब नहीं, पड़ोसी कौन है उसको भी नहीं जानते, कोई त्योहार पर कुछ नहीं, कोई कोई बात वगैरह कुछ नहीं। घर से निकलते हैं, काम करते हैं, वापस घर आ जाते हैं, किसी से कोई बात होती भी नहीं है। तो यहाँ पर क्या स्नेह नहीं है लोगों में, एक अलगाव है, लोगों के दूसरों के होने से ना होने से किसी में कोई परिवर्तन हो ही नहीं रहा है। ऐसे में आपने देखा होगा शहरों के लोग ज़्यादा चिड़चिड़े से होते हैं, उनको उनके आसपास क्या घटित हो रहा है उन्हें फ़र्क भी नहीं पड़ता, बिल्कुल भी संवेदनाएं नहीं होती। तो क्यों? क्योंकि वो एलियनेट हो चुके हैं, वो अलगाव हो चुके हैं, वो अपने दोस्तों से अलगाव हो चुके हैं, अपने समाज से अलगाव हो चुके हैं, मतलब नहीं है कि समाज में क्या हो रहा है। उनको जाकर सुबह फैक्ट्री में बैठ जाते हैं, टाइपिंग करते हैं, फाइलें बनाते हैं जो उनको पसंद भी नहीं है, तो काम से भी अलगाव हो जाता है। जितना उनको कार्य करना चाहिए उससे अधिक कार्य करवाते तो उससे बोरियत हो जाती है। और जब ये सब चीज़ें होती है तो अकेले पड़ जाते हैं, उन्हें खुद से भी नफरत हो जाती है, तो खुद से भी वो अलगाव हो जाते हैं। इसके विपरीत गांव में क्या होता है, लोगों के प्रति हम संवेदना से रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, जो कार्य हमें पसंद है वो करते रहते हैं, अपने प्रति खुश रहते हैं और जो कार्य है उसके प्रति खुश रहते हैं। तो इस प्रकार की बातें सिंपल शब्दों में कार्ल मार्क्स जो बता रहे हैं मैंने आपको बता दिया है। तो 4 प्रकार के एलियनेशन की बात करते हैं। इन कैपिटलिज्म वर्कर आर एलियनेटेड फ्रॉम ह्यूमन एसेंस बिकॉज दे लॉज कंट्रोल ओवर देयर लेबर। कहते हैं जो ह्यूमन एसेंस है, जो मानव होने का एहसास है, उसी से आपको अलग कर देते हैं। मानव होने का एहसास क्या है? संवेदना, लगाव, प्रेम, तो इन सभी से तो आपको दूर कर देते हैं। आप जो कार्य करना चाहते हो वो नहीं कर पाते हो, उल्टा सीधा आपसे काम करवाया जाता है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आप जो कार्य कर रहे हो उस पर आपका नियंत्रण नहीं है। जैसे 4 प्रकार के एलियनेशन की बात करते हैं। एलियनेशन फ्रॉम द प्रोडक्ट। अब वर्कर जो है, जो काम कर रहा है, उसका क्या प्रोड्यूस करेगा वो, उस पर कोई नियंत्रण नहीं रहता, क्योंकि फैक्ट्री उसकी नहीं है, वो बस पैसे देकर काम कर रहा है, पैसे लेकर काम कर रहा है वो, तो क्या वो प्रोड्यूस करेगा उस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है। तो अब उसे प्रोडक्ट से भी कोई लगाव नहीं रहेगा, स्नेह नहीं रहेगा। फ्रॉम द प्रोसेस, अब किस विधि से हो रहा है, जैसे एक ही उसको प्रोडक्ट बार बार रिपीटेडली बनाने के लिए बोला जा रहा है, तो वो जो प्रोसेस है, जो एक यात्रा है, उससे भी एलियनेट हो जाएगा, उससे भी कोई लगाव नहीं रहेगा। वर्क बिकम्स रिपीटेटिव, मैकेनिकल एंड डिवॉइड क्रिएटिविटी। और बार बार उसे जब एक ही प्रोसेस को फॉलो करना पड़ रहा है तो कोई क्रिएटिविटी नहीं रह जाएगी। उसको बोला है कि बस इसी प्रकार से आपको कार्य करना है, तो कोई क्रिएटिविटी नहीं रह जाएगी। जबकि ह्यूमन, मानव होने का एक असेंस ये भी है कि आप क्रिएटिव होते हो। फिर फ्रॉम अदर्स, अब जब काफ़ी सारी फैक्ट्रियाँ होती हैं, सभी एक कार्य कर रहे होते हैं, तो कंपटीशन होता है, आप दूसरों से बात नहीं कर पाते है ना, आप दूसरों के साथ ज़्यादा घुल मिल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि घुलो मिलोगे तो ये फैक्ट्री के लिए अच्छा नहीं है, वो आपसे आगे निकल जाएगा। तो जब कंपटीशन होगा तो हम दूसरों के बारे में नहीं सोचेंगे, दूसरों को अपने राह का कांटा ही समझेंगे, तो हम दूसरों से भी, अपने समाज से भी अलगाव हो जाएगा हमें। फ्रॉम स्पीसीज बीइंग ह्यूमन लॉस देयर क्रिएटिव प्रोडक्टिव नेचर। अब ऐसे क्या होगा, जो उसका ह्यूमन होने का सेंस है वो भी खत्म हो जाएगा, कोई क्रिएटिविटी नहीं रहेगी उसमें और कोई प्रोडक्टिव नेचर नहीं रहेगा, बस वो गधे की तरह आ रहा है फैक्ट्री में और काम कर रहा है। तो इस प्रकार से 4 एलियनेशन की वो बातें करते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्रोनोलॉजी भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि 4 प्रकार की एलियनेशन की बात कार्ल मार्क्स करते हैं, उनको क्रोनोलॉजी में लगाइए। तो बोला जाएगा फ्रॉम द प्रोडक्ट, फ्रॉम द प्रोसेस, फ्रॉम द अदर्स, फ्रॉम सेल्फ, या फिर स्पीसीज बीइंग। कैपिटलिज्म डिह्यूमनाइज वर्कर्स, रिड्यूस देम टू मेरे टूल्स फॉर प्रॉफिट। जो कैपिटलिज्म है, जो पूंजीवादी व्यवस्था है, वो इंसानों क्या करती है, डिह्यूमनाइज कर देती है, अमानवीय बना देती है, जहाँ पर उन्हें फर्क नहीं पड़ता किसी के होने से, किसी के ना होने से। जिस प्रकार से एक रोबोट होता है, जिस प्रकार से कोई टूल होते हैं, औजार होते हैं, इनमें कोई संवेदना नहीं होती, कोई भावना नहीं होती, वैसे ही उन मनुष्यों को बना दिया जाता है, उनमें मानव होने के गुण रह ही नहीं जाते। तो ये 4 प्रकार की एलियनेशन की बात कार्ल मार्क्स करते हैं। आगे बात करते हैं हम सरप्लस वैल्यू और एक्सप्लॉयटेशन की। अब ये क्या है? अब जैसे मैंने आपको बताया था लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू के बारे में, कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जो आप ये वेल्थ जनरेशन देख रहे हो, जो आप वर्क देख रहे हो, वो काफ़ी हद तक डिपेंड करता है लेबर पर। मतलब जो कार्य किया जा रहा है, जितना ज़्यादा कार्य होगा उतना ज़्यादा
मात्रा में, उतनी ज़्यादा क्वांटिटी में वेल्थ जनरेट होगी, उतना ही कैपिटल जनरेट होगा। अब ये लेबर कौन कर रहा है? लेबर कर रहे हैं ये वर्कर्स, वर्कर्स जो है लेबर कर रहे हैं, और फैक्ट्री ओनर्स जो है वो ऊपर बैठा हुआ है। काम कौन कर रहा है? ये लेबर कर रहे हैं। तो क्या होना चाहिए? होना ये चाहिए कि जितना भी कार्य हो, जितना भी प्रॉफिट हो, वो सब में बांट दिया जाए उनकी लेबर के अनुसार, जितना उन्होंने कार्य किया है। लेकिन होता क्या है? लेकिन होता ये है कि सभी को केवल इतना ही दिया जाता है जितना बस वे जीवित रह सके, काफ़ी कम दिया जाता है। मान लीजिए 3 वर्कर हैं, ये कार्य कर रहे हैं, इन्होंने कार्य किया और इन्होंने लगभग एक दिन के कितने डॉलर कमा लिए या फिर कितने रुपए कमा लिए, तो उन्होंने लगभग 3000 रुपये कमा लिए। 3000 रुपये की वेल्थ जनरेशन इन्होंने तीनों ने मिलकर कर दी है। इक्वल वर्क किया इन्होंने, तो होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि तीनों को 1000 रुपये दे दिए जाएं, राइट? क्योंकि जो कार्य हुआ है, जो पैसा जनरेट हुआ है, वो किस वजह से हुआ है? इन तीनों ने मिलकर कार्य किया है, उसकी वजह से हुआ है, ठीक है। लेकिन हो क्या रहा है? जो फैक्ट्री ओनर है वो क्या करेगा? वो इनको 500 रुपये दे देगा, 500 दे देगा। और जो बचे पैसे हैं लगभग 1500 वो अपने पास रख लेगा। ये तो मैंने काफ़ी अधिक वैल्यू बता दी है आपको, इससे भी कम दिया जाता है, जैसे 100 रुपीज़ 100 रुपीज़ 100 रुपीज़। तो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जहाँ इनको 1000 रुपये मिलने चाहिए थे, वहाँ पर इनको 500 रुपये मिल रहे हैं। तो ये जो बचा हुआ पैसा जो उनको नहीं दिया गया, और जो सीधा जाकर इस जो कैपिटलिस्ट है, जो मालिक है, इसकी जेब में जा रहा है, वो क्या? सरप्लस वैल्यू है। ये जानी तो चाहिए थी वर्कर्स की जेबों में, लेकिन जा कहाँ रही है? ये जो मालिक है इसकी जेब में। ये क्या है? ये सरप्लस वैल्यू है। दूसरे शब्दों में हम कहें, हम ऐसा कह सकते हैं, जितना काम किया गया वर्कर्स के द्वारा और जितनी उनको तनख्वाह दी गई है, उन दोनों के डिफरेंस को सरप्लस वैल्यू कहते हैं, ठीक है। अब इन्होंने काम किया है लगभग समझ लीजिए 3000 का, और इनको वेल्थ कितनी मिली है? लगभग वेज कितनी मिली है? 500 रुपये मिली है। तो माइनस कर दीजिए 3000 माइनस 500 इंटू 3, क्योंकि 3 वर्कर हैं, और तो कितना बचा? 1500। अब ये क्या है? ये मालिक की जेब में जाएगा, और इसी को सरप्लस वैल्यू के रूप में कार्ल मार्क्स कहते हैं। कि जो सरप्लस वैल्यू है यही एक्सप्लॉयटेशन का कारण है। अगर ये सरप्लस वैल्यू ना बचे, सारा पैसा ही वर्कर्स को दे दिया जाए, तो एक्सप्लॉयटेशन होगा ही नहीं। लेकिन कैपिटलिस्ट लोग क्या कर रहे हैं, जो मालिक लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? ज़्यादातर पैसे को अपनी जेब में रख ले रहे हैं, और इस सरप्लस वैल्यू की वजह से ही एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। आइए देख लेते हैं कोर आइडिया। कैपिटलिज्म थ्राइव्स ऑन एक्सप्लॉइटिंग वर्कर्स लेबर टू एक्सट्रैक्ट सरप्लस वैल्यू। जो कैपिटलिज्म सिस्टम है वो थ्राइविंग इस प्रकार से कर रहा है, वो जीवित ही नियंत्रण नियमित रूप से बना हुआ है। किन कारणों से? क्योंकि वो वर्कर्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उनकी जो लेबर है, उन्होंने जो कार्य किया है उसको अपने हित के लिए ला रहे हैं, और जो वैल्यू जनरेट हो रही है, सरप्लस वैल्यू, जो प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, वर्कर्स को ना देकर वो खुद से उसको ग्रैब कर ले रहे हैं। लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू, वैल्यू ऑफ द कमोडिटी इज डिटरमाइंड बाय लेबर टाइम नीडेड टू प्रोड्यूस इट। कि जो वैल्यू होगी कमोडिटी की, वो किस पर निर्भर करेगी? कितना लेबर उस पर लगाया गया है, कितनी मेहनत उस पर की जाती है। सरप्लस वैल्यू क्या होगी? द डिफरेंस बिटवीन वॉट वर्कर्स प्रोड्यूस एंड वॉट दे पेड। मतलब कितना उन्होंने प्रोड्यूस किया और कितना उनको फिर धन के रूप में मिला। धन के रूप में उन्हें काफ़ी कम मिलता है, इतना ही मिलता है जितना बस वो जीवन निर्वाह कर सके, क्योंकि ज़्यादा मिल गया तो कैपिटलिस्ट लोग सोचते हैं कि ज़्यादा मिल गया तो अगले दिन से काम पर नहीं आएंगे, तो इतना ही दो जितना ये रात तक इनका पैसा खत्म हो जाए और अगले दिन फिर से काम पर ही आ जाए। जैसे आज के समय हम देखते हैं जो प्राइवेट जॉब्स में वर्किंग डेज कौन से होते हैं? मंडे से लेकर फ्राइडे तक होते हैं। सैटरडे संडे की उनकी छुट्टी होती है। तो क्यों होती है? तो इसलिए होती है कि जो मंडे से फ्राइडे तक जो वो पैसा कमा रहे हैं, वो जाकर सैटरडे संडे को वो ख़त्म कर दे।
खर्च कर दे, और खर्च कहाँ पर करेंगे? इन्हीं के क्लब में, इन्हीं के रेस्टोरेंट में, इन्हीं के मूवी सिनेमा में, इन कैपिटलिस्ट लोगों के। तो ऐसे में सैटरडे संडे ये हैंगओवर करेंगे, अपना पार्टी वगैरह करेंगे, फिर इनके पास पैसे की कमी पड़ जाएगी, फिर मंडे को फिर से रैट रेस के रूप में काम करने के लिए यहाँ पर ये पहुँच जाएंगे। तो ये क्या है? ये आपकी सरप्लस वैल्यू से एक्सप्लोइटेशन आपका किया जा रहा है। एक्सप्लोइटेशन इज इनहेरेंट इन टू कैपिटलिज्म, इवन फेयर वेज आर थेफ्ट टू लेबर। कार्ल मार्क्स कहते हैं जो एक्सप्लोइटेशन हो रहा है ये इनहेरेंट है कैपिटलिज्म में। आप ये नहीं सोच सकते कि कैपिटलिज्म में रहते हुए ही ये उत्पीड़न खत्म हो जाएगा। फिर कहते हैं कि जो बात उठाई जाती है समाज में कि फेयर वेज, कि आपको जितनी वेज मिलनी चाहिए, जितना आपको पैसा मिलना चाहिए, सैलरी मिलनी चाहिए, उतनी मिलेगी। जैसे में कार्ल मार्क्स कहते हैं ये भी एक धोखा है। धोखा क्यों है? क्योंकि जितना आपको मिलना चाहिए वास्तविक रूप में उतना अगर आपको दे दिया तो कैपिटलिस्ट सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। कैपिटलिस्ट सिस्टम टिका इस बात पर है कि आपका खून चूसकर पैसों को इकट्ठा किया जाए। तो अगर ये आपको सारा पैसा दे देंगे तो क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा, और कैपिटलिज्म सिस्टम जो है धूमिल हो जाएगा। फिर जो ये बात कर रहे हैं फेयर वेज की, वो क्या है? बोले कि धोखा है, आपको लुभाया जा रहा है। आपको पहले अगर 10 रुपये दिए जाते थे, अगर आप 100 रुपये कार्य कर रहे हो, आपसे वास्तविक जो आंकड़े हैं वो छुपाए जाते हैं। अगर आप 100 रुपये कार्य कर रहे हो तो आपको बोला जाएगा कि आप 10 रुपये कार्य कर रहे हो, और फिर आप जब आप बोलोगे कि हमारी तनख्वाह बढ़ाओ तनख्वाह बढ़ाओ, तो आपकी तनख्वाह बढ़ाकर 12 रुपये कर दी जाएगी और आप खुश हो जाओगे। आप सोचोगे कि अब मुझे जितना मैं कार्य कर रहा हूँ उतना मुझे पैसे मिल रहे हैं। लेकिन कार्ल मार्क्स कहते हैं कि नहीं, आप लोग धोखे में हो। आपको मिलना चाहिए था 100 रुपये, आपको मिल रहा है 10 और 12 रुपये। आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो ये है इनका सरप्लस वैल्यू का आइडिया। बात आती है स्टेट एज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्लास डोमिनेशन। अब बात आती है, पूछा जाता है कि सर ये स्टेट कुछ नहीं कर रहा है क्या? हम स्टेट की बात करते हैं, जॉन लॉक भी स्टेट की बात कर रहा था कि राज्य जो होगा प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करेगा, आपके जीवन की रक्षा करेगा, आपकी स्वतंत्रता की रक्षा करेगा, आपकी निजी संपत्ति की रक्षा करेगा। ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में इतना कुछ पढ़ाया जाता है, वो कुछ नहीं कर रहे हैं क्या? जो पॉलिटिशियंस डेमोक्रेसी के नाम पर आपसे वोट ले जाते हैं वो कुछ नहीं कर रहे हैं क्या? धर्म किसकी हम बात करते हैं वो कुछ नहीं कर रहा है क्या? तो ऐसे में कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जो राज्य है वो भी मिला हुआ है। क्यों? क्योंकि जो राज्य है, राजनेता है, उनका खर्चा किस प्रकार से चल रहा है? उनका खर्चा भी, उनकी ज़रूरतें भी यही पूरे कर रहे हैं कैपिटलिस्ट लोग। कैपिटलिस्ट लोगों के हाथों में, जैसे मैंने आपको बेस और सुपर स्ट्रक्चर के बारे में बताया, तो वहाँ पर क्या आता है? राज्य जो था सुपर स्ट्रक्चर में आता है और इकोनॉमी जो है बेस में आती है। तो इकोनॉमी किसके पास है? इन पूंजीपति वर्गों के पास है, इन्हीं के पास सारी धन संपदा है। तो यही फिर स्टेट को भी कंट्रोल करते हैं। राज्य भी इनका भी पिछलग्गू बना रहता है। स्टेट एज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्लास डोमिनेशन, और राज्य फिर इन्हीं के हित में फैसला लेता है। वो फिर गरीबी को नकार देता है, उनकी मांगों को नकार देता है, अनसुना कर देता है। कोर आइडिया द स्टेट इज नॉट न्यूट्रल, इट इज अ टूल ऑफ क्लास ऑपरेशन। कि जो राज्य है वो न्यूट्रल नहीं है, वो निरपक्ष नहीं है, वो एक औजार के रूप में टूल है क्लास ऑपरेशन का। ठीक है? क्योंकि जो कैपिटलिस्ट लोग हैं, जो पूंजीपति लोग हैं, वो राज्य से ऐसे 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 कार्य करवाते हैं जो कि उन्हीं के लिए फायदेमंद है, जो कि कैपिटलिस्ट बुर्जुआ लोगों के लिए बेनिफिशियल है, लाभदायक है, ना कि लोगों के लिए। जैसे बोला गया कि राज्य में सड़कें बनेंगी, अच्छी अच्छी सड़कें, तो अब सब खुश हो जाएंगे कि राज्य में सड़कें बन रही है। तो लेकिन सड़कें क्यों बन रही है? जिससे जो आपके पूंजीपति लोग हैं, जो संपन्न लोग हैं, उनकी गाड़ी अच्छे से गुजर सके। जैसे जब कोई प्रोग्राम होता है तो वीआईपी के लिए पूरी सड़कों पर पेंट किया जाता है और कहा क्या जाता है कि हम राज्य को या फिर अपने ज़िले को साफ कर रहे हैं। गणतंत्र दिवस आ रहा है, रिपब्लिक डे आ रहा है, कोई फेस्टिवल आ रहा है, तो ऐसा नहीं होता। वो आपका जो कैपिटलिस्ट लोग आ रहे हैं, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ या फिर बड़े बड़े आपके उद्योगपति आ रहे हैं, उनको कोई कष्ट ना हो, इसलिए उनको सब कुछ अच्छा अच्छा लगे, इसलिए वो व्यवस्था बनाई जा रही है। और आपको लग रहा है कि आपके लिए किया जा रहा है, तो आपके लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। आपके लिए इतना ही किया जाएगा जितना, जिससे उनको फ़ायदा हो, कैपिटलिस्ट लोगों को फ़ायदा हो, वर्ग पूंजीपति लोगों को फ़ायदा हो। कोर आइडिया क्या है? स्टेट इज़ नॉट न्यूट्रल। इन कैपिटलिज्म स्टेट प्रोटेक्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड कैपिटलिस्ट इंटरेस्ट। अब जिस प्रकार से जॉन लॉक कह रहे थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट करना
राज्य का कर्तव्य है। अब वो क्या कह रहे थे, सबकी प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना, लेकिन हम जानते हैं सबके पास तो प्राइवेट प्रॉपर्टी है नहीं। मैंने आपको बताया था जॉन लॉक के समय कि जॉन लॉक इस बात को नहीं बताते हैं, सीबी मैकफरसन आगे हाईलाइट करते हैं। और वो हाईलाइट कब करते हैं, वो तो अभी 50 साल या फिर 60 साल पहले हाईलाइट किया था उन्होंने, सीबी मैकफरसन ने, जॉन लॉक के बारे में, कि जब जॉन लॉक बात करते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने की या फिर रेशनैलिटी की बात करते हैं, तो उनका तात्पर्य जब वो कहते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर से हमें बाहर क्यों आना पड़ा, कि कुछ लोग जो थे व्यवस्था को बनाए नहीं रखना चाहते थे, वो अव्यवस्था की तरफ बढ़ रहे थे। तो सीबी मैकफरसन अभी 50-60 साल पहले कहते हैं कि जिन लोगों की बातें जॉन लॉक कर रहे थे ना, कि ये लोग व्यवस्था को बनाए नहीं रखना चाहते, प्राइवेट प्रॉपर्टी को हनन कर रहे हैं, वो लोग कौन थे, वो गरीब लोग थे। तो कार्ल मार्क्स भी यही कहते हैं पहले, वो कहते हैं कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं, राज्य करता है, वो किससे करता है, वो आप लोगों से करता है, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के पास तो है नहीं, उनके पास है प्राइवेट प्रॉपर्टी, तो उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने की बात होती है, आप लोगों की नहीं, आपके पास तो है ही नहीं। तो जो राज्य सारे कार्य कर रहा है, चाहे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने की बातें हो, चाहे राज्य में व्यवस्था बनाए रखने की बात हो, चाहे राज्य पुलिस हो, आर्मी हो, वो किस लिए है, वो इन कैपिटलिस्ट लोगों की वजह से लिए ही है, क्लास डोमिनेशन के लिए ही है, जो क्लास डोमिनेट कर रही है उनके लिए ही है। क्यों? क्योंकि अगर अर्थ ये व्यवस्था नहीं होगी, पुलिस नहीं होगी, तो उनकी जो संपत्ति उन्होंने अर्जित कर रखी है वो छिन जाएगी। जो कानून व्यवस्था बना रखी है वो किसके लिए है, वो इसलिए है कि जो कामगार लोग हैं वो नियंत्रण में रहे, ज़्यादा उछले ना, और जो कैपिटलिस्ट लोग हैं वो अपना कार्य करते रहे, वो अपना जीवन जीते रहे सही तरीके से। जैसे आप अपने समाज में भी देखते होंगे कि अगर कोई अमीर बाप का लड़का या फिर कोई भी जो बड़े परिवार से आता हो, वो किसी को सड़क पर अगर गाड़ी ओवर स्पीडिंग के चलते या फिर ड्रिंक ड्राइव के चलते ठोक कर चला जाता है, तो उस पर कुछ खास कार्रवाई होती नहीं है, ठीक है, मामला रफा दफा कर दिया जाता है। वहीं दूसरी ओर कोई किसी की साइकिल चोरी कर लेता है या फिर कोई थेफ्ट कर लेता है, फिर थोड़ा बहुत भी अपराध कर लेता है, तो उसको काफ़ी सालों तक जेल में सड़ना पड़ता है। तो वो क्या है, जो सारे कानून हैं, जो सारी चीज़ें हैं, वो सेंटर में रखने के लिए केवल जो संपत्तिहीन लोग हैं, जिनके पास संपत्ति है, उनके तो जेब में कानून रहता है। तो ऐसी बातें कार्ल मार्क्स करते हैं। फिर वो कहते हैं इसके बाद, कैपिटलिज्म के बाद क्या होगा, सोशलिज्म आएगा। सोशलिज्म प्रोटेक्ट वर्कर्स इंटरेस्ट अंटिल क्लास डिवीजन डिसअपियर्स। अब यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि राज्य भी राज्य को भी हटाना पड़ेगा, राज्य नहीं हटेगा तो ये कैपिटलिज्म और ये क्लास डोमिनेशन, वर्ग संघर्ष चलता रहेगा। तो कहते हैं कि कैपिटलिज्म के बाद हमें समाजवाद लाना पड़ेगा, सोशलिज्म लाना पड़ेगा, जहाँ पर समाज स्टेट जो है विलुप्त हो जाएगा और प्रोटेक्ट जो आपके वर्कर्स हैं उनके हित में कार्य होना शुरू होगा। शुरुआत में राज्य जो होगा वो वर्कर्स के इंटरेस्ट की बात करेगा और फिर हम राज्य को भी हटा देंगे। द स्टेट्स प्राइमरी फंक्शन इज टू सर्व रूलिंग क्लास इंटरेस्ट, नॉट द पीपल। अब कार्ल मार्क्स कहते हैं कि ठीक है, राज्य हम जब क्रांति कर देंगे तो राज्य शायद हमारे साथ आ जाएगा, लेकिन कब तक रहेगा, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट की बात वो करते हैं। तो कहते हैं कि राज्य जब तक रहेगा तब तक वर्ग संघर्ष चलता ही रहेगा, जो क्लास थोड़ा हाई फाई होगी उसी के पक्ष में राज्य चला जाएगा। तो कार्ल मार्क्स कहते हैं इसको भी हटा दियो, फिर राज्य को भी हटा दो और कम्युनिज्म की तरफ बढ़ते हैं। फिर डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट एंड ट्रांजिशन टू कम्युनिज्म। कहते हैं हमें क्रांति करनी होगी, और क्रांति किस प्रकार से होगी, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट से। हम क्या करेंगे, क्रांति करेंगे और जो ये पूंजीपति वर्ग है इसको ओवरथ्रो कर देंगे, सारी संपत्ति इनसे छीन लेंगे और सारी निजी संपत्ति इनकी जो है, सारे जो फैक्ट्री है, ओनरशिप है, सब कुछ छीन लेंगे और समाज में ले आएंगे, इनको पूरी तरह से खत्म कर देंगे। जब तक कि एक एक व्यक्ति कैपिटलिज्म का नहीं बचेगा, मरेगा, तब तक व्यवस्था नहीं बदलेगी, सोशलिज्म नहीं आएगा। डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट और ट्रांजिशन टू कम्युनिज्म। कहते हैं कि जब क्रांति होगी तो कुछ समय के लिए प्रोलेटेरिएट, जो कामगार लोग हैं, उनकी तानाशाही आ जाएगी, और फिर ये कब तक रहेगी, जब तक जो कैपिटलिस्ट क्लास है वो पूरी तरह खत्म नहीं हो जाती। और जब कैपिटलिस्ट क्लास खत्म हो जाएगी तो हम कम्युनिज्म की तरफ बढ़ जाएंगे, राज्य को हटा देंगे, विदर्भय कर देंगे और कम्युनिज्म आ जाएगा, जहाँ पर कोई राज्य नहीं होगा, कोई क्लास नहीं होगी और सब समान रूप से रहेंगे। आफ्टर वर्कर्स रेवोल्यूशन अ टेम्परेरी डिक्टेटरशिप इज नीडेड टू डिसमेंटल कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर। कि जब वर्कर्स का रिवोल्यूशन होगा तो
अस्थायी रूप से, टेम्पररी रूप से डिक्टेटरशिप आ जाएगी प्रोलेटेरिएट की, सर्वहारा जो वर्ग है आपका उसकी। और उसके बाद क्या होगा, ये कब तक रहेगा, जब तक कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर जो है पूरी तरह से धूमिल नहीं हो जाता, इनकी बनाई हुई सारी व्यवस्था धूमिल नहीं हो जाती। पर्पस क्या रहेगा, सप्रेस काउंटर रेवोल्यूशन फोर्सेज, डिस्ट्रीब्यूट रिसोर्सेज एंड ले द ग्राउंड वर्क फॉर कम्युनिज्म। कहते हैं कि आपने रिवोल्यूशन किया, ऐसा तो नहीं होगा कि वो काउंटर रेवोल्यूशन नहीं करेंगे, वो काउंटर रेवोल्यूशन तो करेंगे। भैया आपके पास तो कुछ भी नहीं है खोने को, लेकिन उनके पास तो सब कुछ है, तो उनके पास पुलिस भी है, उनके पास सब कुछ है, संसाधन है, तो वो भी अपना खेल खेलेंगे और आप पर अटैक करेंगे। तो आपका जो तानाशाही होगी कब तक रहेगी, जब तक ये काउंटर रेवोल्यूशन सारी तरह से खत्म नहीं होते, इनको ठोक पीट कर अलग नहीं कर दिया था। जब ये खत्म हो जाएगी चीज़ें, तब जो रिसोर्सेज हैं, जहाँ सारी फैक्ट्री, सारी ओनरशिप, सारी संपत्ति है, उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा और समाज के केंद्र में सारी चीज़ें आ जाएंगी और फिर हम कम्युनिज्म की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। विदर अवे ऑफ द स्टेट, एक बार क्लास एंटागोनिज्म डिसअपेयर होता है, एंटागोनिज्म मतलब जो विरोधाभास है, वर्ग विरोधाभास है, वो खत्म हो जाएगा। कैपिटलिज्म जैसा कुछ बचेगा नहीं। जब कैपिटलिज्म जैसा कुछ बचेगा नहीं तो कामगार लोग जैसे लोग भी कुछ नहीं बचेंगे, सब समान हो जाएंगे। तो जहाँ पर ये डिसअपेयर हुआ तो स्टेट की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि स्टेट तो होता ही है क्लास डिवीज़न को बनाए रखने के लिए, तो स्टेट ही नहीं रहेगा, ये क्लास डिवीज़न नहीं रहेगा तो स्टेट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और राज्य विलीन, विलुप्त हो जाएगा। प्रोलेटेरिएट डिक्टेटरशिप इज अ ट्रांजिशनल फेज लीडिंग टू ट्रू फ्रीडम एंड इक्वलिटी। कहते हैं प्रोलेटेरिएट डिक्टेटरशिप है आपकी, कामगार लोगों की जो तानाशाही है वो कुछ ही समय के लिए रहेगी, ट्रांजिशन के लिए रहेगी, जब तक हम कैपिटलिज्म से सोशलिज्म में नहीं आ जाते और सोशलिज्म से कम्युनिज्म में नहीं आ जाते। जहाँ पर हम कम्युनिज्म में आ गए वहाँ पर राज्य खत्म हो जाएगा और हम कंप्लीट या फिर ट्रू फ्रीडम और इक्वालिटी की तरफ बढ़ जाएंगे। और इस प्रकार से कार्ल मार्क्स के सभी विचार कंप्लीट होते हैं। हमने लगभग सारे विचारों को, कार्ल मार्क्स के सारे विचारों को बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही सरल शब्दों में जानने की कोशिश की है। आशा करता हूँ आपको कार्ल मार्क्स बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। मैंने आपको वीडियो के दौरान कहा था कि जो इनकी कृतियां हैं, वर्क्स हैं, इनमें जो इनके वर्क हैं, इन्होंने जो बातें कही हैं उसको हम आखिरी में भी देखेंगे। अब आपको जो क्या क्या कहा गया है इनके वर्क्स में वो और अच्छी तरह से समझ में आएगा। जैसे कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में क्लास स्ट्रगल की बात करते हैं, मैंने आपको बता दिया क्लास स्ट्रगल के बारे में कि कैपिटलिज्म जो है एक्सप्लॉइट करता है वर्कर्स को सरप्लस वैल्यू के थ्रू। अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा, रेवोल्यूशन होकर रहेगा, क्रांति होकर रहेगी और स्टेटलेस सोसाइटी, कम्युनिज्म स्टैब्लिश हो जाएगा। दास कैपिटल में वो लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू की बात करते हैं। कैपिटलिज्म और एलियनेशन की बात करते हैं, एलियनेशन जहाँ पर अलगाव की भावना आ जाती है। इकोनॉमिकल फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट में वो एलियनेशन की बात करते हैं। प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी से ही ये सारी सुविधा खड़ी हो रही है। जर्मन आइडियोलॉजी में बेस और सुपरस्ट्रक्चर की बात करते हैं, मैंने आपको बता दिया कि जहाँ पर इकोनॉमी बेस होगी और पॉलिटिक्स और कल्चर सुपरस्ट्रक्चर के रूप में आएंगे। क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम, जहाँ पर वो बात करते हैं सोशलिज्म से कम्युनिज्म की तरफ जाएंगे। जब सोशलिज्म में स्टेट रहेगा लेकिन कम्युनिज्म तक आते आते स्टेट भी खत्म हो जाएगा, विदर्भ हो जाएगा। थीसिस ऑफ फ्यूरबेक, जहाँ पर मटेरियल कंडीशन की बात करते हैं, कहते हैं रिलीजन आइडिया नहीं शेप करते ह्यूमन कंडीशन को, मानव जीवन को, वो है भौतिक जगत जो आकार देता है मानव जीवन को। तो इस प्रकार से हमने संपूर्ण रूप में कार्ल मार्क्स को जान लिया है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। बाकी हमारे और भी लेक्चर्स हैं, हमने प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावेली, होब, लोक, रूसो, मैरी वुllstonecraft, जॉन रोल्स, इन सभी के ऊपर भी हमने लेक्चर्स कंप्लीट किए हैं। दोनों सभी लेक्चर्स हमारे बायलैंग्वेज हैं। हमारी यूजीसी पॉलिटिकल साइंस की सीरीज चल रही है, आप जाकर उनको देख सकते हैं, यूट्यूब पर फ्री में है। और जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगली क्लास में अलग विचारक के साथ। धन्यवाद।